तो मैं आज आपको अपनी दुनिया घुमाता हूँ। हाँ, अपनी इंसानों की दुनिया। इसी दुनिया में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो अपने एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते और भूख के मारे मर जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महंगे रेस्टोरेंट में लजीज पकवान खा सकते हैं, पेट भर खा सकते हैं। चलो मैं आज आपको अपनी दुनिया घुमाता हूँ। हाँ, अपनी इंसानों की दुनिया। इसी दुनिया में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो अपने एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते और भूख के मारे मर जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महंगे रेस्टोरेंट में लजीज पकवान खा सकते हैं, पेट भर खा सकते हैं और कुछ खाना वेस्ट भी कर सकते हैं। इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको चैन की नींद सोने के लिए छत या घर भी नसीब नहीं होता। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्राइवेट स्विमिंग पूल वाले करोड़ों के घर में चैन से रहते हैं। तो इस दुनिया में इतनी इनक्वालिटी है कि आम इंसान को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। इसीलिए जो फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, हमें समझाते हैं कि इन इनक्वालिटी को डील करने के लिए हमें जस्टिस के कंसेप्ट को समझना होगा। और इसी कंसेप्ट को समझने के लिए आज इस वीडियो में हम जस्टिस की टाइप्स, जॉन रॉल्स की थ्योरी जस्टिस की क्या कहती है, उसको नॉजिक कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी एंटाइटलमेंट की थ्योरी क्या है नॉजिक की, कम्युनिटेरियन और फेमिनिस्ट जॉन रॉल्स की थ्योरी को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, और लास्ट में हम समझेंगे कुछ हमारे प्यारे से बोनस फैक्ट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जस्टिस के कंसेप्ट को। लेमन लैंग्वेज में जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, राइटनेस, या वो चीज़ जो मॉरली करेक्ट है, यानी निष्पक्ष होकर नैतिकता के आधार पर कुछ आप करते हो तो वो जस्टिस है। कहाँ जस्टिस हो रही है, कहाँ इनजस्टिस हो रही है, ये हमारा इंट्यूटिव माइंड हमें बता देता है। अब जैसे कि अगर सबको बोलने का मौका दिया जाए और किसी एक व्यक्ति को बोलने का मौका ना दिया जाए तो वहाँ पर आप कहोगे कि इनजस्टिस हो रही है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो जिसने कत्ल किया है अगर उसे किसी तरह की सज़ा दी जाती है तो आप कहेंगे वहाँ पर जस्टिस हुई है। लेकिन ये जो जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग है इसको आप लीगल जस्टिस कह सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम इस चीज़ के बारे में नहीं, हम बात करते हैं रिसोर्सेज को किस तरह से बांटा जाए कि समाज में जस्टिस हो। तो इसको बांटने के दो तरीके देखे जाते हैं। एक को कहते हैं प्रोसीजरल जस्टिस और दूसरे को कहते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब होता है कि हमने जो रिसोर्सेज को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल, कुछ नियम, कुछ प्रोसीजर डिफाइन करने होंगे। अगर उस प्रोसीजर के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम जस्टिस कर रहे हैं सोसाइटी में। अब जैसे कि नियम बन रखा है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको टैक्स लगेगा, उस टैक्स इनकम से वेलफेयर पॉलिसीज़ बनेगी, ये एक प्रोसीजर बन रखा है। अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो जस्टिस कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सब्सटेंटिव जस्टिस कहती है प्रोसीजर इतने मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हो। ठीक है, प्रोसीजर सेकेंडरी है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, प्रोसीजर को, रूल्स को बदल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, प्रोसीजर को नहीं देखना। इन शॉर्ट प्रोसीजरल जस्टिस बात करता है कि रिसोर्सेज कैसे बांटे जा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सब्सटेंटिव जस्टिस बात करता है कौन से रिसोर्सेज बांटे जा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है देखना। तो इन रिसोर्सेज को बांटना कैसे चाहिए, कौन सा मेथड होना चाहिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जिसको जस्टिस एज फेयरनेस कहते हैं। जॉन रॉल्स इस थ्योरी को देते हैं अपनी बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो 1971 में पब्लिश होती है। इस थ्योरी का बेसिक प्रमाइसिस ये है कि ये थ्योरी मानती है कि एक अच्छे समाज में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, बहुत सारे वर्च्यूज़ होते हैं, लेकिन जस्टिस उस समाज में एक पहली क्वालिटी होती है, फर्स्ट वर्च्यू होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। और एक गुड सोसाइटी, एक अच्छा समाज बिल्ड करने के लिए, उसमें जस्टिस लेकर आने के लिए ज़रूरी है कि हम जो प्राइमरी गुड्स है समाज की उसकी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। अगर हम जॉन रॉल्स से पूछे प्राइमरी गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, तो जॉन रॉल्स कहते हैं प्राइमरी गुड्स का मतलब है जैसे कि राइट्स एंड लिबर्टीज़ होती है समाज में, हमें पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इनकम एंड वेल्थ को ले लीजिए, और मीन्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब वो सारी चीज़ें जो एक सेटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए हमें चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए चाहिए, वो प्राइमरी गुड्स है। इसके बिना इंसान अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो इन्हीं प्राइमरी गुड्स को किस तरह से बांटा जाए, अगर वो हम प्रोसीजर ढूंढ लें, वो प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लें कि किस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए समाज में, वो कौन सा मेथड होना चाहिए। अगर हमने वो मेथड ढूंढ लिया और उसके बेसिस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ये प्राइमरी गुड्स, तो हम एक्चुअल में समाज में जस्टिस लेकर आएंगे,
ये थ्योरी का बेसिक प्रमाइसिस है। अब सवाल ये पैदा होता है वो प्रिंसिपल फाइंड आउट कैसे किए जाए और कौन करेगा उन्हें। क्या उन्हें वो अमीर फाइंड आउट करेगा जो ये कहेगा कि मैं जितनी दौलत कमा रहा हूँ, जो भी इनकम है वो मेरी अपनी है, इसको बिल्कुल भी टैक्स ना लगाकर गरीबों को दिया जाए, या फिर गरीब फाइंड आउट करेंगे जो ये कहेंगे कि रिच को टैक्स लगना चाहिए ताकि हमारी भलाई हो सके, हमें फ्री एजुकेशन मिल सके, अच्छी स्कूलिंग मिल सके, अच्छे जो है हॉस्पिटल मिल सके। इस तरह के प्रिंसिपल बनाने चाहिए। या फिर मैन और वुमेन में से कोई जस्टिस के प्रिंसिपल डिफाइन करेगा। मैन तो यही कहेगा ना, जो मुझे अपनी फादर की प्रॉपर्टी मिल रही है ये बिल्कुल सही है, इसको ऐसे ही चलते रहना चाहिए। लेकिन वुमेन कहेगी कि ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए, मुझे भी प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा मिलना चाहिए जब मुझे भी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी लोग बेसिकली अपने अपने इंटरेस्ट को देखकर हुए जस्टिस के प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहे हैं। ये अपने इंटरेस्ट को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इनको अपनी सोसाइटी में पोजीशन पता है। अमीर को पता है वो अमीर है, गरीब को पता है वो गरीब है, मैन को पता है वो आदमी है, वुमेन को पता है वो वुमेन है। जॉन रॉस कहते हैं ऐसे हम कभी भी जस्टिस के प्रिंसिपल को सही तरीके से नहीं ढूंढ पाए, सब अपने मतलब के ही प्रिंसिपल ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए हम एक चीज़ करते हैं, हम ये करते हैं इन सभी लोगों की पोजीशन और आइडेंटिटी ही खत्म कर देते हैं। उसको जॉन रॉस कहते हैं हम इनको ओरिजिनल पोजीशन पर ले आते हैं। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, हम कुछ लोग चुनते हैं जो जस्टिस के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इन लोग को अपने जेंडर, रेस, इंटरेस्ट, स्किल्स के बारे में, इनकी सोसाइटी में कौन सी क्लास में पोजीशन है, कौन सी इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में इनके बिल्कुल भी पता नहीं होगा। इन शॉर्ट अपनी सोसाइटी में ये कहाँ पर लाई करते हैं, अमीर है, गरीब है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता होगा, इनको अपनी पोजीशन नहीं पता होगा। तो जॉन रॉस कहते हैं इनको हम वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखेंगे, यानी एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे, जहाँ पर इनको नहीं पता कि इनकी समाज में क्या पोजीशन हो सकती है। अगर वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे वो इन पे ही लागू होने जा रहे हैं, इनको अपनी समाज में पोजीशन नहीं पता। हाँ, लेकिन इनको इकोनॉमिक्स की, ह्यूमन साइकोलॉजी की, जस्टिस के बारे में इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या किया जाएगा? तो ऐसे केस में इनको कहते हैं कि आप सोचिए कि समाज में कैसे रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता समाज में आपकी पोजीशन क्या है, क्योंकि वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का जो पर्दा है वो इन पे डल रखा है, इनको पोजीशन के बारे में नहीं पता। जब ये प्रिंसिपल चूज कर लेंगे ना, फिर हम पर्दा उठा देंगे और इनको बताएंगे आपकी पोजीशन क्या है। हम कहेंगे किसी को कि आप जो है फिजिकली चैलेंज पर्सन हो, या फिर हम बताएंगे कि आप एक अमीर पोजीशन पर हो, और जहाँ फिर हो सकता है वो गरीब पोजीशन पे भी आ सकता है, और इनमें से आ सकता है जो ओल्ड एज भी हो। तो ऐसे केसेस में ये हमेशा ही उस तरह के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे जिसमें इनका इंटरेस्ट प्रमोट हो, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मिले। अगर वो ऐसी पोजीशन पर आकर जहाँ पर वो फिजिकली चैलेंज है, गरीब है, तो रिसोर्सेज मिलने चाहिए। ऐसे लोग जो है जस्टिस के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब इनको मैक्सिमाइज क्यों करना पड़ रहा है अपने इंटरेस्ट को, वो चीज़ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उसको मैक्सिमम प्रिंसिपल कहते हैं जॉन रॉल्स के द्वारा। ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है जो दी जाती है। मान लीजिए दो व्यक्ति एक बेकरी में केक लेने के लिए जाते हैं, एक का नाम है कार्तिक और दूसरे का नाम है अमित। लेकिन ये बेकरी में लास्ट केक बचा है, इन दोनों को बहुत भूख लग रही है और केक भी इनका फेवरेट फ्लेवर का है, मुंह में इनके पानी आ रहा है, और ये दोनों ही चाहते हैं कि केक का मैक्सिमम हिस्सा जो है हमें मिल जाए खाने को। तो कार्तिक अमित को कहता है कि केक तू काट, तो अपने हिसाब से जिस तरह से केक काटना चाहता है काट ले, ठीक है, जिससे भी डिवाइड करना चाहता है कर ले, लेकिन शर्त यह है कि केक तू काटेगा और सबसे पहले मुझे मौका दिया जाएगा केक के पीस को उठाने का। वो केक का पीस बड़ा भी हो सकता है, मैं उसे उठाकर लेकर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर अमित को सोचना पड़ेगा कि वो केक को किस तरह से काटे जहाँ पर उसको भी केक का मैक्सिमम हिस्सा खाने को मिल जाए। तो अमित अगर अपना थोड़ा सा भी दिमाग चलाएगा तो उसके पास एक ही मेथड बचेगा, वो ये है कि वो केक को बीच में से इक्वली डिवाइड कर देगा। अब कार्तिक चाहे कोई भी हिस्सा उठा ले, अमित जो होगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसको भी उतना ही केक मिलेगा जितना कार्तिक को मिल रहा है। तो जॉन रॉल्स इस एग्जाम्पल से हमें ये समझाते हैं कि अगर आप भी अमित की जगह होते तो आप भी यही करते, आप अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करते। अगर आपको ऐसी पोजीशन पर रखा जाता यानी जिसमें आपका नुकसान हो सकता है, आप लीस्ट वेल ऑफ पोजीशन पर हो, तो आप इस तरह से ही रिसोर्स को डिवाइड करते, केक को डिवाइड करते। तो इस ओरिजिनल पोजीशन की कंडीशन में जहां पर लोग अपने आप को लीस्ट वेल ऑफ पाते हैं, वो किस तरह के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे? जॉन रॉल्स कहते हैं वो दो मेन जस्टिस के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, जिनमें से सबसे पहला प्रिंसिपल होगा जिसे वो कहते हैं इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, जिसमें वो चाहेंगे कि सबको एक समान जो है वो लिबर्टी दी जाए, बेसिक लिबर्टीज एक समान दी जाए।
और दूसरा प्रिंसिपल होगा जिसमें ये तय किया जाएगा कि समाज में, सोसाइटी में अगर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ अलाउ भी की जाती है तो वो 2 कंडीशन पे की जाए। पहली कंडीशन ये है जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, जैसे फिजिकली चैलेंज है, कोई गरीब है, उनको इस इनइक्वालिटी से कोई बेनिफिट हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि इनइक्वालिटीज़ तभी अलाउ की जाएंगी जब वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, सबको एक समान मौके दे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपनी चॉइसेस को बनाने के लिए। आप इस बात का ध्यान रखना, ये 2 प्रिंसिपल है। जो सेकंड प्रिंसिपल है उसके विद इन 2 प्रिंसिपल आ रहे हैं, तो ये बेसिकली मोटे मोटे 2 ही प्रिंसिपल है। जॉन रॉस कहते हैं हमने इन प्रिंसिपल को लेक्सिकल ऑर्डर में जो है लगाना है। लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा, फिर सेकंड पर आएगा 2B प्रिंसिपल जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल है, फिर उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल आएगा जिसे 2A प्रिंसिपल कहते हैं। इसको इसी ऑर्डर में हमें मानना होगा। इसी ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले लिबर्टी वाला, फिर अपॉर्चुनिटी वाला, फिर डिफरेंस प्रिंसिपल आएगा। इन प्रिंसिपल को इस ऑर्डर में इसीलिए लगाना है क्योंकि लिबर्टी सबसे पहला प्रिंसिपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की वजह से। सिमिलरली इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल को हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते डिफरेंस प्रिंसिपल के लिए। तो इन प्रिंसिपल को इसी लेक्सिकल ऑर्डर में चलाना पड़ेगा। तो चलिए इन प्रिंसिपल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल में जॉन रॉल्स कहते हैं हमें कुछ बेसिक लिबर्टीज जो है सबको मिलनी चाहिए। बेसिक लिबर्टीज का मतलब क्या है, जैसे कि राइट टू वोट हो गया, फ्री स्पीच हो गया, मोबिलिटी कहीं पर भी आने जाने की आज़ादी, लीगल प्रोटेक्शन हो गया, या फिर इलेक्शन लड़ने की आज़ादी। ऐसी जो बेसिक लिबर्टीज़ जो लिबरल डेमोक्रेसीज में दी जाती है वो हमें जो है सबको मिलनी चाहिए। अगर मुझे मिल रही है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए, अगर दूसरे को मिल रही है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। ये बेसिक लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए, ये प्रिंसिपल ये कहता है। और ये प्रिंसिपल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है समझना, इस पर किसी भी तरह की कोई कंटेस्टेशन नहीं है, सभी मानते हैं ये मिलनी चाहिए। लेकिन जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसमें जॉन रॉस कहते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर हमारे समाज में है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई एक अच्छी क्लास से बिलोंग करता है, कोई नहीं करता है, ऐसी जो इनइक्वालिटीज़ है वो तभी हम अलाउ करेंगे जब हम सबको इक्वल चांसेस देंगे अपनी चॉइसेस लेने के, अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, वो लाइफ में जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिए राज नाम का एक लड़का है और दूसरी साइड शिव है। दोनों अपनी चॉइसेस लेना चाहते हैं। तो राज ये चॉइस लेता है मैं बड़ा होकर ना एक कंपनी खोलूंगा, और दूसरी साइड शिव ये चॉइस लेता है कि मैं बड़ा होकर एक इंजीनियर बनूंगा। तो इनकी चॉइसेस जो है इनकी फ्यूचर की वेल्थ, फ्यूचर की इनकम को इम्पैक्ट कर सकती है। शिव किसी छोटी मोटी कंपनी में पैसे कमा रहा है तो वो 3 से 4 लाख जो है हर साल कमा रहा है। वहीं राज जो है वो अपनी कंपनी चला रहा है, मेजर प्रॉफिट्स उस कंपनी का उसको जाता है, इसलिए वो 40 से 50 लाख रुपया हर साल अर्न कर रहा है। अगर इनकी चॉइसेस की वजह से इनकम इनक्वालिटी में हमें गैप दिखाई देता है तो जॉन रॉल्स कहते हैं ये गैप एक्सेप्टेबल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इंडिविजुअल ने चॉइसेस ली, उसके बेसिस पर एक्शन लिया और उसकी बेसिस पे उनके इनकम मिल रही है, तो ये कुछ भी गलत नहीं है। दोनों ने अपने अपने लेवल पर मेहनत की है, लेकिन उनकी चॉइसेस अलग अलग थी, उसके हिसाब से इनकम लेवल अलग अलग हो गया। तो ऐसी इनइक्वालिटी अगर समाज में आती है कि शिव इतना अमीर नहीं बन पाता जितना राज बन जाता है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन ऐसे होता नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। इसी चीज़ को हम फर्दर समझते हैं, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जैसे कि जॉन रॉस कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जस्ट नहीं होगी तब जब आपके जो चॉइसेस है, जो आपका फ्यूचर है, वो आपके सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। कौन से सर्कमस्टांसेस पर? आपके सोशल सर्कमस्टांसेस पर, अनइक्वल सोशल सर्कमस्टांसेस पर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राज और शिव जो है वो आज जो पोजीशन पर है, जो इनकम लेवल है, उसमें जो इनइक्वालिटी पाई जाती है वो इसलिए नहीं पाई जाती कि उनकी चॉइसेस क्या थी। उनकी चॉइसेस को सोशल सर्कमस्टांसेस ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था। जैसे कि राज को अगर हम देखते हैं तो राज एक रिच बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ता है, वो MBA करने जाता है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में और वापस आकर वो कंपनी चलाने लगता है। वहीं शिव जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी एक एवरेज स्कूलिंग रहती है, किसी लोकल कॉलेज में वो इंजीनियरिंग की डिग्री करता है और छोटी मोटी कंपनी में फिर काम करने लगता है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं अगर ऐसे सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से इकोनॉमिक या सोशल इनइक्वालिटी या असमानताएं आती हैं समाज में तो वो गलत है। हमें इन सोशल सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचना होगा। सिर्फ सोशल सर्कमस्टांसेस नहीं, जॉन रॉल्स अनइक्वल नेचुरल सर्कमस्टांसेस के बारे में भी बात करते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं हो सकता है कि हम जो है
पैदा फिजिकली चैलेंज हो, या कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो हेल्थी पैदा हो और उसका आईक्यू भी 140 से ऊपर हो। तो इसमें जो हेल्थी पैदा हुआ है जिसका आईक्यू 140 से ऊपर है, तो चांसेस है वो अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी वेल्थ इनकम भी जो है वो अच्छी होगी। तो जॉन रॉल्स कहते हैं ये जो किस्मत है, जो ब्रूट लक है, जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हमारी चॉइसेस की वजह से हमें नहीं मिला है, ये भी गलत है। इसकी वजह से भी समाज में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, असमानताएं नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम पूछते हैं जॉन रॉल्स को फिर करना क्या चाहिए। जॉन रॉल्स कहते हैं इन सर्कमस्टांसेस के इन्फ्लुएंस को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, मिटिगेट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हमें अपने डिफरेंस प्रिंसिपल को समझना होगा, और डिफरेंस प्रिंसिपल इनको चेंज कर सकता है। अब वो डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है वो समझते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं इनइक्वालिटीज़ को हम समाज में तभी अलाउ करेंगे, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस से पैदा क्यों ना हो हुई, अगर वो जो लीस्ट एडवांटेज पोजीशन पर है, लीस्ट वेल ऑफ है, हो सकता है वो गरीब हो, बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, ये सारे जो लोग जो लीस्ट वेल ऑफ पोजीशन पर होते हैं, इनका किसी ना किसी रूप में बेनिफिट हो। इनइक्वालिटीज़ तभी अलाउ की जाएंगी, असमानताएं तभी अलाउ की जाएंगी जब इनको भी बेनिफिट मिल रहा है। मतलब अगर कोई बहुत अमीर बन रहा है लेकिन उसकी वजह से इनकी पोजीशन भी अपलिफ्ट हो रही है, तो हम अलाउ करेंगे, हम ऐसी अमीरी को, ऐसी इनइक्वालिटी को अलाउ करेंगे अगर इनकी पोजीशन भी अपलिफ्ट हो रही है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं इसके लिए फिर करना क्या होगा। इसके लिए हमें ये करना होगा, ऐसे लोगों के लिए, हम जो ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं उनको टैक्स लगाना होगा, और उसी टैक्स से इन लोगों के लिए जो लीस्ट वेल ऑफ पोजीशन पर है वेलफेयर पॉलिसीज़ बनानी होगी। हमें जो है रिसोर्सेज इनको भी किसी रूप में ट्रांसफ़र करने होंगे, ताकि ये भी जो अपनी पोजीशन है जो सोशल और नेचुरल सर्कमस्टांसेस की वजह से बन रखी है उसकी वजह से ऊपर उठ सके। इस तरह करने से ये होगा, जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये लोग जो अपनी चॉइसेस की वजह से, अपनी मर्जी की वजह से नहीं है, रैदर इन पे जो सोशल और नेचुरल अनइक्वल सर्कमस्टांसेस का बर्डन डाला गया है, गवर्नमेंट उन्हें मिनिमाइज करेगी, रिमूव करने की कोशिश करेगी टैक्सेशन के थ्रू। तो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के थ्रू वेलफेयर स्टेट को बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं। वो ये डिफेंड कर रहे हैं कि सोसाइटीज़ में इनक्वालिटीज़ होंगी, इनको पूरी तरह से हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम इनको अलाउ भी कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो बेसिस यही है कि वो लीस्ट वेल ऑफ को किसी तरह से बेनिफिट करे, उनकी कंडीशन में भी सुधार लेकर आए। अब हम समझते हैं कि रॉबर्ट नॉजिक कैसे जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। वो अपनी बुक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो 1971 में पब्लिश होती है, वहाँ पर जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं जो जॉन रॉल्स टैक्सेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में फोर्स्ड लेबर है। वो क्यों? रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी के भी टैक्स लगाती है उसकी विश के अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट, तो वो अनजस्ट है, वो गलत होगा। चाहे वो टैक्सेस गवर्नमेंट इसलिए लगा रही है क्योंकि उस टैक्सेस से जो पैसा आएगा उसको यूज़ करना चाहती है ताकि जो नेचुरली डिसेबल पीपल है, फिजिकली चैलेंज पीपल है, उनके वेलफेयर के लिए लगाया जाए। फिर भी जो है रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं आप टैक्स नहीं लगा सकते, आप वेलफेयर पॉलिसीज़ के लिए बिल्कुल टैक्स नहीं लगा सकते। सिर्फ उसी चीज़ पर टैक्स लगा सकते हैं अगर उस टैक्स के पैसे से आप पुलिस और जुडिशियल सिस्टम को मेंटेन करते हो। बस यही कंडीशन पर आप टैक्स लगा सकते हो, और किसी भी तरह की वेलफेयर पॉलिसीज़ की कंडीशन पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो रॉबर्ट नॉजिक इसके लिए अपनी एंटाइटलमेंट थ्योरी देते हैं। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं हमें समझना होगा कि सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वो कौन एक्वायर कर सकता है, कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, किसका उस पर राइट है। तो उसके लिए एंटाइटलमेंट की थ्योरी देते हैं। इसमें 3 प्रिंसिपल देते हैं रॉबर्ट नॉजिक, और सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र, जिसमें रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि आपने जो भी मेहनत से, ईमानदारी से कमाया है अपनी लाइफ में, उसको आप अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, बेच सकते हो, ये आपकी मर्जी है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन। ये प्रिंसिपल ये देखता है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में कमाया है वो आपके पास कैसे आया है। आपने मेहनत से, ईमानदारी से, जस्ट तरीके से लीगली कमाया है, या फिर आपने धोखाधड़ी करके, ज़बरदस्ती करके, चोरी करके कमाया है। ये सेकंड प्रिंसिपल इस चीज़ को देखता है। और थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। अगर आपने कुछ भी धोखाधड़ी करके या ज़बरदस्ती चीज़ों को कमाया है अपनी लाइफ में, जो भी आपने एक्वायर किया है, तो ये अनजस्ट होगा, तो ये आपका कमाया हुआ अनजस्ट होगा। इसमें जो है गवर्नमेंट को आना होगा, इंटरफेयर करना होगा ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे रिसोर्सेज को जो आपने एक्वायर किया है। तो इसी एंटाइटलमेंट की थ्योरी पर नॉजिक अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो समझते हैं क्या है। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं
अगर हमने अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वेल्थ को एक्वायर किया है बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी के साथ ज़बरदस्ती किए हुए, बिना चोरी के किया है, तो वो जस्ट है, वो हमारा हक है उस पर। हम उसके साथ कुछ भी करें वो हमारी मर्जी है, चाहे बेचना, चाहे किसी को देना, चाहे ट्रांसफ़र करना, चाहे हमारी मर्जी है। चाहे हम उस पैसों से चैरिटी करना चाहे, यानी किसी एनजीओस को पैसे देना चाहे, किसी गरीब को देना चाहे, यहाँ पर हमारी मर्जी है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई भी राइट नहीं है कि हमारी उस वेल्थ पर टैक्स लगाए जहाँ हमसे वो वेल्थ का कुछ हिस्सा मांगे, गवर्नमेंट नहीं ले सकती। नॉजिक आर्ग्यू करते हैं मिनिमल स्टेट के लिए कि गवर्नमेंट का काम इतना है कि चोरी डकैती से जो है हमारी वेल्थ को बचाना, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट का कोई फंक्शन नहीं है। इसलिए अगर गवर्नमेंट हमसे कुछ पैसे लेकर पब्लिक एजुकेशन पे लगा रही है, पब्लिक हेल्थ पे लगा रही है, रोड्स बिल्ड कर रही है, पार्क्स बिल्ड कर रही है, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च रही है टैक्स लगाकर, तो ऐसा जो टैक्स लगाया जा रहा है वो ज़बरदस्ती का टैक्स है। नॉजिक कहते हैं ये कोरेसिव टैक्सेशन है और इसको जो है ख़त्म करना होगा। बेसिकली रॉबर्ट नॉजिक यही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर भलाई करना चाहती है लोगों की, तो गवर्नमेंट का काम भलाई करना नहीं है, भलाई लोग खुद कर लेंगे अगर वो करना चाहते हैं। उनको फोर्स ना किया जाए कि उनके पैसों से आप दूसरे की वेलफेयर करना चाहते हो, इस चीज़ के अगेंस्ट है। इसलिए वो जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं जब वो कहते हैं कि टैक्सेशन होनी चाहिए, उस टैक्सेशन से वेलफेयर पॉलिसीज़ बननी चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक इस चीज़ के अगेंस्ट है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि कम्युनिटेरियन क्या कहते हैं, वो जॉन रॉल्स को कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स की जो ओरिजिनल पोजीशन है ना, वो ही अपने आप में उसमें ही एरर है, वो फ्लॉड है। ओरिजिनल पोजीशन में कभी भी इंडिविजुअल जा ही नहीं सकता। आप इंडिविजुअल को सोसाइटी से निकाल कर ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं। इंडिविजुअल हमेशा ही सोसाइटी में रहता है, एक कम्युनिटी में रहता है, और वैसे ही वो सोचता है, वैसे ही वो डिसीज़न लेता है, वैसे ही उसके इंटरेस्ट रहते हैं। आप इंडिविजुअल को कम्युनिटी से कभी भी निकाल नहीं सकते। इसलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल निकल कर आएंगे ओरिजिनल पोजीशन से, वो ठीक ही नहीं होंगे, क्योंकि वो कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग से बाहर होंगे। जो इंडिविजुअल की एक कम्युनिटी में रहकर जो सोच, जो समझ बनी होती है, जो इंटरेस्ट बने होंगे, उससे बाहर होंगे। इसलिए वो कभी भी ठीक प्रिंसिपल फाइंड आउट ही नहीं कर सकता ऐसा इंडिविजुअल। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं कि पास्ट टाइम पर अगर हम देखें तो कम्युनिटीज़ ये बिलीव करती थी कि उन्होंने जो भी एग्रीकल्चर हार्वेस्ट की है, जो भी एग्रीकल्चर से उन्होंने कमाया है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो चाहते थे जा तो मंदिर में जाए, जा पुजारी प्रीस्टली क्लास के पास जाए। चाहे आज हमें ये रिचुअल एक्सेप्ट ना हो, लेकिन कम्युनिटी लाइफ जो है वो कई सारे रिचुअल्स को लेकर, कई सारे लाइफ के तौर तरीकों को लेकर चलती है। उनको इग्नोर करके हम किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। मोटा मोटा कम्युनिटेरियन क्रिटिक ये कहना चाहता है। जो मेन कम्युनिटेरियन थिंकर्स है उनके नाम आप नोट कर लीजिए, उनके वर्क भी आप नोट कर लीजिए। जैसे माइकल सैंडल, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस उनका काम है, जो 1982 में पब्लिश होता है। चार्ल्स टेलर सोर्स ऑफ सेल्फ लिखते हैं, 1989 में पब्लिश होता है। माइकल वाल्जर स्फीयर ऑफ जस्टिस लिखते हैं, जो 1983 में पब्लिश होता है। माइकल वाल्जर का ही कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया है, जो मैंने डिटेल में पिछली वीडियो, जो इक्वालिटी की वीडियो है, उसमें जाकर आप समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि फेमिनिस्ट कैसे जो है जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो सूजन मॉलर ओकिन अपनी बुक जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली में लिखती है कि जितनी भी जस्टिस की थ्योरी अब तक आई है वो सिर्फ पब्लिक लाइफ पर अप्लाई होती है, प्राइवेट लाइफ जो फैमिली की होती है उस पर अप्लाई नहीं होती है। और जॉन रॉल्स की थ्योरी भी जो है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी पब्लिक लाइफ पर अप्लाई होती है, प्राइवेट लाइफ को इग्नोर करती है। जबकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लॉ है जो हमारी प्राइवेट लाइफ को, फैमिली लाइफ को जो है गवर्न करती है। जैसे प्रॉपर्टी को लेकर लॉ हो गए, डिवोर्स को लेकर हो गए, अडॉप्शन को लेकर हो गए, ये सारी जो है हमारी फैमिली लाइफ को रेगुलेट करती है, गवर्न करती है। तो ओकिन कहते हैं इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पब्लिक लाइफ हमारी प्राइवेट लाइफ को इम्पैक्ट करती है, जो मोस्टली फिलोसफर या स्कॉलर इग्नोर करते हैं। इसलिए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो फैमिलीज़ के विद इन जो इनक्वालिटीज़ पाई जाती है उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है, उस पर बिल्कुल ही साइलेंट है। इसलिए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है विद इन फैमिली जो इनक्वालिटीज़ पाई जाती है उस पर बहुत ही साइलेंट है, क्योंकि वुमेन को घर में बहुत कुछ करना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। इसके बावजूद अगर वो फैमिली के बाहर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, ऑब्स्टेकल आती है। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस इन सब चीज़ों की बात ही नहीं कर रही, वो बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं कर रही कि एक आदमी और औरत की परसेप्शन पर, उनकी नीड्स को लेकर, उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर फ़र्क हो सकता है। आप ओरिजिनल पोजीशन में उन लोगों को रख रहे हो जो सबके लिए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डिसाइड कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, वो विमेन की नीड्स को नहीं समझ पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वो कहते हैं कि विमेन को जो है जॉन रॉल्स की थ्योरी में
बिल्कुल इग्नोर किया गया है। अब फाइनली हम समझते हैं कुछ बोनस फैक्ट्स को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है, डेविड मिलर अपनी सोशल जस्टिस की बुक जो 1979 में पब्लिश होती है, वो 3 सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं। पहला है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, मतलब लोगों को रिसोर्सेज देना उनकी नीड्स के हिसाब से, मोस्टली ये सोशलिस्ट आर्ग्यू करते हैं। और दूसरा है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज राइट्स, लोगों को रिसोर्सेज देना जो उनका हक है, जो नॉजिक बात करते थे, लिबरल्स बात करते हैं। और तीसरा है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज डेजर्ट्स, जो कंजर्वेटिव बात करते हैं, मतलब लोगों को रिसोर्सेज इस तरह से करने जो वो डिज़र्व करते हैं। डेजर्ट का मतलब है जो डिज़र्व करते हैं। तो ये तीनों प्रिंसिपल याद रखना। अब बात करते हैं ग्लोबल जस्टिस थिंकर्स की, जो रॉस के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल को ना इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इकोनॉमी में अप्लाई करते हैं और वहाँ पर जस्टिस के पैमाने देखते हैं। इसमें पहला नाम आता है चार्ल्स बेट्स का, जिन्होंने की बुक लिखी है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो 1979 में पब्लिश होती है। ये बात करते हैं कि जो रिच कंट्रीज़ है उन पर एक जिम्मेवारी है, उनकी एक ऑब्लिगेशन है कि जो और कंट्रीज़ में पुअर लोग पाए जाते हैं उनकी पोजीशन को वो अपलिफ्ट करे, अपने रिसोर्सेज को किसी तरह उन तक भी शेयर करे। वो ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की डिमांड करते हैं। थॉमस पॉगी इसी तरह अपने वर्क वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स जो 2008 में पब्लिश होता है, उसमें कहते हैं जो भी दुनिया के स्ट्रक्चर्स हैं या इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे UN हो गया, इनको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और इनको रीस्ट्रक्चर भी इस तरह से करना चाहिए ताकि जो जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, जब बेसिक ह्यूमन राइट्स की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको सही तरह से पूरा किया जाए।